ये कौन सी ईयर की बात है ये? ये 1826 के आसपास की बात होगी जी। नहीं, 1826, हाँ, 1826 के आसपास की बात होगी जी। ओके भैया। अच्छा, थोड़ा सा बता दूं। 1829 में, 1829 में तो सती प्रथा के खिलाफ एक्ट पास हो गया था। सती प्रथा के खिलाफ एक्ट पास कर दिया था अंग्रेजों ने। नाम बता देता हूं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ सती प्रथा को बैन कर दिया, विलियम बेंटिक। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अरे बताओ, हिंदुस्तान में सती प्रथा किसने बैन करी थी? नाम बताओ, हिना। अभी मैंने बताया। सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई मेरे तक, एक बार फिर से रिपीट कर दो विलि, आप। विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया, इन 1829 उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया था। 1829, 1829 में हिंदुस्तान में सती प्रथा बाय लॉ बैन हो गई, बाय द विलियम बेंटिक। तो वो पूछता है सती प्रथा, क्वेश्चन है ये, सती प्रथा को बैन किसने करा था? विलियम बेंटिक। ईयर कभी आता नहीं, आपकी नॉलेज के लिए बताया, 1829। इससे पहले इंडियाज अवेकनिंग आ चुकी है। फर्स्ट मॉडर्न मैन राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा को बैन करने के लिए आवाजें उठाई और सोसाइटी में अपनी बात पहुंचा सके। उन्होंने एक मैगजीन निकाली थी। मैं मैगजीन का नाम पूछना चाह रहा था पूरी क्लास से। हिना, आप अब पता चल गया किसने सती प्रथा बैन करी? हिना, यस सर, नाम? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ईयर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 1829। फिलहाल इससे पहले बड़े सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो सती प्रथा को बैन करने की डिमांड कर रहे थे। सबसे पहला आदमी जिसने बैन करने की बात करी, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय। और अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पब्लिकेशन निकाला उन्होंने। नाम चाहिए मुझे पब्लिकेशन, कौन सी बुक निकाली? शबद कौमुदी। क्या बोला है बच्चे? शबद शबद कोमुदी। कौमुदी। हाँ, शबद कौमुदी मैगजीन निकाली, जिसमें उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, लोगों को अवेयर करा। और ये विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया बाय लॉ। भैया बाय लॉ बैन हो गया था 1829 में, लेकिन सती प्रथा खत्म नहीं हुई थी। लोगों का रिचुअलिस्टिक पैटर्न है ना, राजस्थान में तो बड़ा कॉमन था। तो वो लोग फक्र समझते थे कि भाई मेल चला जाए तो फीमेल, पूरा ट्रेडिशन होता था, पूरा कार्यक्रम होता था, सेलिब्रेशन। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? सेलिब्रेशन। जय सोनी, जय सोनी, महक गोयल, बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, सेलिब्रेशन सा करते थे, फेस्टिवल सा करते थे, और फिर वहां जिंदा जिंदा फीमेल को जला देते थे। तो आज़ादी के बाद भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में कभी कभी देखने को मिले कि फीमेल अपने हस्बैंड के डेथ होने के बाद, और उसे क्या बोलते थे, क्या होना, एक और हिंदी का नाम मुझे याद आ रहा है, किसी को मालूम है? इसको बोलते थे जोहर। क्या बोल? जौहर। हाँ, जोहर। सुरभि, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो वो अपनी शान शान राजपूत राजपूत फैमिलीज में तो अपनी शान समझते थे जिंदा जलना। तो आज़ादी के बाद भी कहीं कहीं इंसिडेंट्स देखने को मिला। आज भी साल 2 साल में कहीं ना कहीं ऐसा डाटा मिल जाता है, बट रेयर है बहुत। और बाय लॉ बैन हो चुका है। वापस आ जाते हैं जी शब्द पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन बताएगा जी? अभिषेक, 19th। सर अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक मिनट। Election commission consists of chief election commission and such number of other election commissioners as president में फिक्स। सब बात ठीक है जी। मैं मेन एरिया बता देता हूँ। बी पार्ट देखो, यहाँ गलती क्या है वो गलती बताऊंगा आपको। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट द इलेक्शन ऑफ, इलेक्शन कमीशन क्या कंडक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज बना रहा है जिससे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या शामिल होता है? अरे सबने याद कर रखा है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बोथ हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस। जबकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आपने देखा है जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, एंड आल्सो द लेजिस्लेटिव मेंबर्स फ्रॉम होल स्टेट एंड यूटीज।
तो यहाँ गड़बड़ क्या है वो बता देता हूँ। लोकल बॉडीज, ये बढ़िया बात है यहाँ। अरे लोकल बॉडी समझते हो बच्चों? कोई भी बताओ लोकल बॉडीज बोले यस तो। सर, जैसे हो गया। म्यूनिसिपल कमेटीज के इलेक्शन होते हैं बच्चों हर स्टेट के अंदर। शहरों की बात करें तो म्यूनिसिपल कमेटीज के इलेक्शन होते हैं, और गांव की बात करें तो पंचायती राज। पंचायती राज। यहाँ एक बात बढ़िया निकल के आ रही है, बहुत बढ़िया। अरे हिंदुस्तान में एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल हैं, जल्दी बताओ जरा पूरी क्लास। 25। ए बच्चे बच्चे 12। अरे 12 शेड्यूल, ये इतनी गड़बड़ मत 12 करो। 12। 12 शेड्यूल हैं बच्चों। 12 शेड्यूल में जो 11 शेड्यूल है ना, वो म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है। नया चैप्टर लिखा गया म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर। 11 शेड्यूल रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड 12th शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायती राज। अरे बात क्लियर हो गई बच्चों? 11th और 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज की बात कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया बच्चों? गांव के अंदर पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं। ये क्लियर है बच्चों? हिना, यस सर। Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है, ये जो पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं या गांव में, और शहरों की बात करें म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं, ये हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करता। इसे कौन कंडक्ट करता है? स्टेट कमीशन। इलेक्शन कमीशन। अभिषेक क्या बोला है? यही बोला था सर मैंने भी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। बढ़िया। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है बच्चों। लोकल बॉडीज बोले तो म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन, और गांव की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम हिंदुस्तान में शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने बात करी है अभी आपको। आगे चलते हैं जी। इलेक्टोरेट या इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब, अरे अगर एमपी के इलेक्शन हो, अरे एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। और उसमें कौन शामिल होते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया। लोकसभा का इलेक्शन है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? अरे कोई बताएगा मिनिमम एज? लास्ट 25। है जी 20। खबरदार, अरे वोट डालने हैं, वोट डालने के लिए। सर वोट डालने के लिए 18 सर। हाँ 18 सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और 18 साल का होना चाहिए। और पागलपन वाला मैंने बताया था पीछे, अनसाउंड माइंड का सर्टिफिकेट हो तो उसको भी, जो समझ ना रखता हो इस बात की कि किस पार्टी का वोट दिया जाना चाहिए, इस बात का सर्टिफिकेशन हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या अप्रूव्ड डॉक्टर से, तो भी वो वोट नहीं डाल सकता। बाकी सब एमपी के इलेक्शन में इलेक्टोरेट में शामिल होते हैं। तो एमपी का इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की अभी चर्चा करी है। तो बताओ जी यहाँ आंसर कौन सा है? अनन्या। B. सर वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। हाँ वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है बच्चे। टेन्योर 5 साल। कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दीपांशु क्लियर? दीपांशु। यस सर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते? नहीं, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते जी। ओके सर। आगे आ जाते हैं जी। तो यहाँ 20th क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चों? ऑल द सिटीजन्स हु पोजेस द राइट टू वोट। अरे कौन किसको राइट है? 18 साल की उम्र बताई, सिटीजन ऑफ इंडिया बताया, और साउंड माइंड, वो डाल सकते हैं। बढ़िया। हाउ मेनी डेज, ये बढ़िया बात है। हाउ मेनी डेज टाइम इज गिवन फॉर द कैंडिडेट टू फाइल देयर नॉमिनेशन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। अरे जब भी एमएलए का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन अनाउंस होता है तो नोटिफिकेशन इशू करता है चीफ इलेक्शन कमीशन। जो भी नोटिफिकेशन आती है उसके 8 दिन के अंदर जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करना चाहे, इलेक्शन में जाना चाहे, वो उसे अपना नॉमिनेशन फाइल करना होता है। विद इन कितने दिन बोलो बच्चों? दीपांशु। 8 डेज। 8 दिन के अंदर नॉमिनेशन फाइल करना होता है, जितनी भी पार्टियां उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहे। और कोई किसी मेजर पार्टी को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, निर्दलीय इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड। अरे बिल्कुल वही है जैसे जज को हटाने की ताकत है, प्रेसिडेंट को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। किसी एक हाउस में एलिगेशन लगाए जाते हैं, दूसरे हाउस में मेजोरिटी के साथ पास करना होता है, और दूसरे हाउस में जब भी मैटर जाता है तो 14 डेज का नोटिस इशू होता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, और चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। दीपांशु, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैंने सैलरी याद कराया, कितना है बच्चे? और नाम भी बता दो एट प्रेजेंट। सर सैलरी 2,80,000 होगी, और 2,50,000। 2,50,000। और नाम? सुशील। सर सुशील चंद्रा। हाँ सुशील चंद्रा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन दीपांशु।
सर प्रोसीजर होता है उसका। अरे सामने देखो ना, चार्ट सामने विजिबल नहीं है क्या आज ओके डाटा? सर, देख रहा हूँ, दिख रहा है सर, ए पार्ट। बिल्कुल ठीक है जी। लोअर हाउस अपर हाउस में से किसी एक हाउस के द्वारा एलिगेशन लगाए जाते हैं, वही स्टेप जो आपको, अरे पेपर में वो किसी की भी बात करे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है किसी एक हाउस में एलिगेशन, दूसरे हाउस प्राइम में। मिनिस्टर को बिठा जाता है। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए इंपीचमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इंपीचमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं है। उसे या तो उसकी पार्टी अपना नेता बदल दे, जो रूलिंग पार्टी है वो अपना नेता बदल दे, या प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन कर दे, या वो अल्पमत में आए। अल्पमत समझते हो बच्चों, जिसके पास पावर नहीं रहती, मेंबर्स नहीं रहते। अरे अभी इन्होंने क्या करा, मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ। अरे मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली क्योंकि मेजोरिटी थी उनके पास। अब मेजोरिटी थी तो वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुछ सेटलमेंट हो गई बीजेपी के साथ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 18-20 विधायकों के साथ, एमएलए के साथ पार्टी छोड़ दी उन्होंने, कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब वो अल्पमत की सरकार हो गई। अरे चीफ मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पर, बताएगा कोई? के से नाम है, के से हिंट दे रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस में कौन थे जो सीएम की पोस्ट पर थे? कमलनाथ। तो जैसे ही लगा कि अल्पमत की सरकार है, अविश्वास प्रस्ताव वहां वो लेकर आ गए, और अविश्वास प्रस्ताव वाले दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब उन्हें पता ही था कि अगर मेजोरिटी प्रूफ करने का नंबर आएगा तो प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, 20-22 नंबर जा चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने सेम डे, जिस दिन उन्हें प्रूफ करना था अपनी मेजोरिटी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये भी एक तरीका है कि वो मेजोरिटी में ना रहे अचानक, तो भी अविश्वास मत। अरे बीजेपी ने 1997 की बात याद आ रही है मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, लेकिन 272 का आंकड़ा क्रॉस करना चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो नंबर्स उनके पास नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी, तो प्रेसिडेंट ने उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करा था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने ओथ ली थी प्रधानमंत्री की, और सारी पार्टियों को पता था इनके पास नंबर तो पूरे है ही नहीं, तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया कि भैया प्रूफ करो। 13 दिन बाद उन्हें पार्लियामेंट में प्रूफ करना था। तो सिर्फ 13 दिन की, मैं पीछे याद करा चुका हूं, सबसे कम दिन की सरकार, 13 दिन की सरकार, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? और फिर हाँ बोलो सर। ये 1996-7 में भी तो यही हुआ था ना, जब 6 की बात नहीं है, 1997 की बात है ये जो सर आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 1992 की बात है। नहीं 1992 में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बड़ा सक्सेस, अल्पमत की सरकार थी, उसके बावजूद उन्होंने 5 साल चलाया। ये तो महारत हासिल है कांग्रेस को। पावर नहीं होती फिर भी पावर में रहने का मतलब, वो कोएलिशन कर लेते हैं वगैरह वगैरह, जो भी सिस्टम है उन्होंने चलाया 5 साल तक, मेजोरिटी उनके पास भी नहीं थी, हंग गवर्नमेंट थी, इलेक्शन हो गए थे, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, बट उन्होंने मिलीजुली सरकार चलाई, और उसके बाद से अब बीजेपी भी चला रही है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके पास नंबर है। वापस आते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इंडल्ज इन बाय ए कैंडिडेट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कॉन्स्टिट्यूट करप्ट प्रैक्टिस? अरे जब भी इलेक्शन कैंपेन चलता है तो पार्टियां बड़े सारे वादे करती हैं, जो वादे करती हैं और उसको घोषणा पत्र बोलते हैं। इंग्लिश में याद करा चुका हूं, क्या बोलते हैं बच्चों? मैनिफेस्टो अनाउंस होता है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो ऐसा ऐसा करेंगे। मैंने पीछे एग्जांपल बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और कौन सी पार्टी जीत गई थी? लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी जीत गई थी, अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टो। पूरी दुनिया में सारी कंट्रियों को जहां पर उनका कब्जा था आजाद करना शुरू कर दिया था। तो मैनिफेस्टो की बात बता चुके हैं। यहां पर बाय लॉ जब इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जा रहा है तो वो क्या नहीं कर सकता, जिसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। जल्दी जल्दी बोलो, दीपांशु आंसर बोलो, अनन्या, हिना, कोई भी बोलो। सर ऑल ऑफ द बात बिल्कुल ठीक है जी। देखो यहां पर लिखा हुआ है गिफ्ट नहीं दिए जा सकते, जो यहां लिखा है उसका उल्टा होता है दुनिया में। यहां के कहा जा रहा है गिफ्ट नहीं दिए जा सकते वोटर को, और यहां दुनिया भर की स्कीमें अनाउंस की जाती है इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर। तो अरे स्कीमें क्या अनाउंस कर रहे हैं? गिफ्ट ही तो है।
लालच ही तो दिया जा रहा है कि बिजली के बिल माफ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा। हर सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं। अपीलिंग अपीलिंग फॉर वोट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। देखो यहाँ लिखा हुआ है कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन यहाँ तो ऐसा ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है कि जिस इलाके में उस कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो उन्हीं में से ही एक मेंबर को खड़ा किया जाता है। अभिषेक, बात समझ में आ रही है? ताकि उसको वोट ज्यादा पड़े। यस सर, ये पढ़ाया गया तो है। कास्ट और रिलीजन को यहाँ मना करा है कि आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन कंसीडर किया जाता है। फॉल्स करेक्टर, एसिसिनेशन ऑफ अदर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता, और यहाँ तो दुनिया भर के एलिगेशन लगते हैं। सच या गलत इज ए सेकेंडरी मैटर, ताकि उसको वोट कम पड़े और लोगों की नजरों में पब्लिकली उन्हें नीचा दिखाने का काम होता है। सारी पार्टियां करती है बच्चों इसमें। ये सती प्रथा की बात यहाँ नीचे आ रही है, इसका तो कोई यहाँ लेना देना ही नहीं है। तो सती प्रथा के लिए मैंने बात याद कराई थी। अरे राजा राम मोहन राय ने कौन सी मैगजीन निकाली, बताओ जरा जल्दी से। शबद कौमुदी। शबद कौमुदी। अरे पर्शियन लैंग्वेज में थी ये, तो डिटेल पर ज्यादा नहीं सर जाएंगे। हाँ सर, वो जो अभी बात चल रही है दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्या ये मतलब ठीक है पब्लिकली कैसे दोबारा? हाँ दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, ये नहीं, गलत गलत गलत। कई बार क्या होता है, फॉल्स आरोप, ऐसे आरोप जो होने ही नहीं चाहिए वो लगा देते हैं। सही आरोप है, लगाओ, पब्लिक को बताओ कि वो आदमी करप्टेड है, ऐसा है वैसा है। लेकिन यहाँ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो एक्चुअली में होते ही नहीं है। ऐसे आरोप ऐसे अरे अभी अच्छा, तो ओके सर। और एक और बात बताता हूँ, आजकल तो क्या परंपरा बन गई है, अरे झूठे आरोप तो लगाए जाते हैं, शब्दों की मर्यादा को भी लांघा जाता है। शब्दों की मर्यादा समझते हो इलेक्शन हाँ में, भैया। और एक से एक अच्छे अच्छे नेता। तो भैया एक एक प्रॉपर बिहेवियर फॉलो किया जाना चाहिए सामने वाले के लिए। बेशक किसी ने कुछ गलत काम भी किया है तो भी उसको मर्यादा में बोलोगे ना पब्लिकली, तो वो सब मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं इलेक्शन जब चलता है तो। और बाद में इलेक्शन खत्म होने के बाद पार्टी जीत जाती है, हार जाती है, मामला नॉर्मल हो जाता है, फिर नया इलेक्शन आता है, फिर खेल शुरू हो जाता है। Who appoint the Chief Election Commission of India? दीपांशु। हाँ बोलो अनन्या। सर पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड ऑप्शन है कि वो जेंडर और कास्ट की उसमें नहीं कर सकते अपील, तो सर उसमें और कम्युनलिज्म में कुछ फर्क होता है? कम्युनलिज्म भाई वही धर्म, एक ही बात है। रिलीजन और कम्युनलिज्म, धर्म का भेदभाव किए बगैर इलेक्शन चलना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट की पोस्ट पर कोई रिलीजन को कंसीडर नहीं किया, लिखा हुआ है हमारे कानून में, कास्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, रिलीजन को कंसीडर नहीं करेंगे। वो अलग बात है, रिजर्वेशन का क्लॉज चल रहा है, लेकिन वो जब भी वो क्लॉज बनाई गई, मंडल कमीशन इन 1990 वो क्लॉज बनाई गई, तो वो कहा गया टेम्परेरी है। हजारों सालों तक जिस क्लॉज को हमने बैकफुट पर रखा, उनको हम बाकी स्ट्रीम के साथ इक्वल राइट्स पर लाने के लिए ऐसा सिस्टम रख रहे हैं, और टेम्परेरी है, और जब सारे इक्वल हो जाएंगे तो वो खत्म कर दिया जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई सिलेक्शन नहीं हो सकती, वोट कास्ट नहीं हो सकते, ना कैंडिडेट को ध्यान रखना होता है और ना वोटर को इस बात का ध्यान रखना होता है। ऐसे हमारे लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन ये सारे समीकरण पार्टियां बिठाती हैं, हिसाब किताब लगाती हैं, और उसका फायदा भी मिलता है। फायदा मिलता है इसीलिए तो बिठाते हैं। एजुकेशन की कमी है ना, जितना बैकवर्ड इलाका होगा वहां रिलीजन और कास्ट उतना इंपॉर्टेंट होगा, जितना एजुकेटेड इलाका होगा रिलीजन और कास्ट उतना कम पावरफुल होगा। अनन्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर इस समस्या से छुटकारा पाना है तो कंट्री में हाईली एजुकेशन होना चाहिए। अभी तो कहा जाता लिटरेसी रेट सबने याद करा। अरे दीपांशु, मैंने बचपन में याद कराया था एट प्रेजेंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। अरे बताओ, आपने इंडियन को में याद कराया पूरी क्लास। 69% है कुछ। 69 है भाई। नहीं 75 हाँ 75। मिक्स मैच मत करो ना, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल रहे हो आप। तो हिंदुस्तान में जो 75% ऑन एन एवरेज हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ क्या शामिल है? पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। जिसको पढ़ना आ जाए और साइन करना आ जाए लिटरेट मान लिया जाता है, डिग्रियों की बात नहीं हो रही है। और जब हाईली क्वालिफाइड की बात करेंगे तो ये परसेंटेज बहुत कम मिलेगी। तो जितनी ज्यादा एजुकेशन आएगी तो ये बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, कास्टिज्म के, रिलीजन के, कम्युनलिज्म के। अदरवाइज इनके नाम पर हिंदुस्तान में ही नेता ही दंगे करवाते हैं।
अनन्या बात समझ में आ रही है? लोगों को भड़का के, यस सर। भड़का के, और एजुकेशन आने के बाद ये चीजें, भड़कने वाला काम और भड़काने वाला काम दोनों ही कम हो जाते हैं। वापस आ रही है जी। सर हाँ बोलो। केरला का लिटरेसी 100% है ना? लिटरेसी केरला की है, सिर्फ केरला। मैंने एवरेज बोला इंडिया का। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यूटी की बात करूं दिल्ली, और स्टेट की बात करूं केरला। और अगर सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम, दीपांशु याद कराया, जल्दी बताओ हिंदुस्तान की स्टेट जिसका लिटरेसी रेट राजस्थान। ना ना बच्चे बिल्कुल नहीं। बिहार। बिहार 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 बिहार। भैया पहले 50% भी नहीं था, अब तो 60% से अबव हो गया। नीतीश कुमार के शासन में एजुकेशन काफी तेजी से प्रमोट हुआ है। सर और दिल्ली में कितनी है सर? दिल्ली में भी 100% है बच्चे, दिल्ली 100%। हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन? अच्छा ये तो हो गया था बच्चों। दीपांशु क्या आंसर है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट द चेयर? अच्छा अरे याद कराया था मैंने। हिना बोलो यूपीएससी की फुल फॉर्म। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सिलेक्शन, हाँ सर्विस कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट बाय ब्रिटिशर इन 1926। एट प्रेजेंट हिंदुस्तान में यूपीएससी का हेड कौन है? चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। और अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। एक बात यहाँ बता दूं, जितने भी आईएएस अरे यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें जितने भी बच्चों का रिजल्ट आता है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? रिजल्ट पर जितनी भी पोस्टें ऑल इंडिया में जितनी भी पोस्टें हैं उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। उस ऑर्डर पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। यानी यूपीएससी को सीधा सीधा प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ होम मिनिस्ट्री। बीच में कौन है इसमें मीडिएटर? होम मिनिस्ट्री। Which of the following is the extra constitutional and non statutory body? अरे यहाँ एक बारी ऊपर वाली बात पूरी कर दो जरा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का, अरे करंट अफेयर नाम बोलते जाओ, रिवीजन कर लो, मैंने करा रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी रामना। रमन्ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते चले जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। ओम बिरला। वापस आ जाते हैं जी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन बताएगा? संविधान में लिखा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। प्लानिंग कमीशन। यस बढ़िया। नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी थोड़ी चर्चा करता हैं। पहले फाइनेंस कमीशन की बात, यहाँ आंसर प्लानिंग कमीशन है तो पहले प्लानिंग कमीशन को ही ले लेते हैं। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? मेरा पहला क्वेश्चन जल्दी बताओ। अरे याद कराया मैंने 12th में सबको। प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया, जल्दी ईयर। अरे 12th वाले बोलो। 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन नाम बोलते जाओ बच्चों, याद कराया वो पूछ रहा हूँ। प्रसन्नता चंद्रा महानोबिस। तो आर्किटेक्ट जिसने ये प्लानिंग कमीशन की सारी बातें बताई थी, उस जमाने का बड़ा रिफॉर्मर इकोनॉमिस्ट, नाम क्या था? प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस। जिसके चलते हिंदुस्तान में पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। पहला 5 ईयर प्लान बोलो, टेन्योर 1951 टू 56। तो 5-5 साल के लिए 5 ईयर प्लान अनाउंस कर दिए गए थे। पहला 5 ईयर प्लान 1951 टू 56। ऐसे टोटल कितने 5 ईयर प्लान चले? पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, संख्या बता दो। 12 5 ईयर प्लान चले। 12वां 12th 5 ईयर प्लान बच्चों 12th 5 ईयर प्लान का टेन्योर बता रहा हूँ, 2012 से 2014, 2012 से 2017, ये 12th 5 ईयर प्लान था। कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी 2012 में। यहाँ 2014 में टेन्योर खत्म हो गया कांग्रेस का, नया इलेक्शन हुआ, बात चल रही है 2014 की, और एनडीए बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेपी ने आते ही प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया और नया स्ट्रक्चर बना दिया। 2014 प्लानिंग कमीशन को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया बाय द एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट। और नया नाम क्या रखा? अरे जल्दी बताते जाओ, याद कराया। नीति आयोग बना दिया। 2015 से नीति आयोग का कार्यक्रम शुरू हो गया और टेन्योर 5 साल की जगह कितना कर दिया गया? 15 साल।
कि 15 साल तक सरकार किसी मुद्दे पर रिसोर्सेज को लगाएगी, 15 साल तक, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हिंदुस्तान के बहुत सारे मेजर चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये मैंने, अरे सबने 12th में इतने सारे चैप्टर पढ़े, सारे ही मेजर चैलेंजेस हैं। तो वो कोई भी प्रॉब्लम, हम 12 5 ईयर प्लान खत्म कर चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम आज तक खत्म नहीं हुई है। तो हम कह रहे हैं 5 साल का टेन्योर बहुत छोटा है, हम पॉवर्टी खत्म नहीं कर पा रहे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट नहीं कर पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी को पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं कर पा रहे 24 आवर्स राउंड द क्लॉक। अमेरिका की बात करें तो वहाँ 50 सालों में कभी एक दिन लाइट जाती है तो उसे ब्लैक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, 50 सालों में कभी एक बार। यहाँ तो जर्नल टेंडेंसी है, रोजी लाइट चली जाती है, और गांव में तो होता पता ही नहीं होता 4 घंटे का कट कि 6 घंटे का कट। और आज भी 5000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। अरे याद हो गया अभिषेक, प्लानिंग कमीशन सेटअप 1950। सर हाँ अभी जो दिल्ली का हुआ था कि 2041 मतलब 2041 तक दिल्ली को कैसे डेवलप करना है, तो वो भी प्लानिंग कमीशन में ही था। दिल्ली जैसे में कि क्या, 90 अरे प्लानिंग कमीशन तो पूरे इंडिया के बारे में डिसाइड करेगा, स्टेट वाइज कोई डिसीजन नहीं लेता है। वो इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता है, वो तो एजेंडा डिसाइड करता है कि देश की पावर्टी को खत्म करना है, पावर्टी को खत्म करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम इनिशिएट करने हैं, और उसके लिए पूरी कंट्री में फंडिंग की जाती है। क्लियर है अभिषेक? यस सर। वापस आ रहे हैं जी। अच्छा, प्लानिंग कमीशन के बारे में डाटा याद करा दिया, थोड़ा यहाँ डाटा क्या चल रहा है, यूपीएससी की बात बता दी, इलेक्शन कमीशन आपको डाटा याद है। फाइनेंस कमीशन की चर्चा कर लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन 5 साल, इसका टेन्योर याद कर लो बच्चों, 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। अभी एट प्रेजेंट 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। टेन्योर क्या है उसका, 2021 से 2026, 15वां फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। इसका चेयरमैन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया करता है, और आजकल इसके चेयरपर्सन कौन है, पूरी क्लास कोई भी बताएगा चेयरपर्सन? एन.के. सिंह। फाइनेंस कमीशन को अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में लिखा है ना, जरा जल्दी से बोलो, फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है हिना? अरे बोलो बच्चों। सर आसिफ? 280। आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा है। फाइनेंस कमीशन है क्या, करता क्या है बच्चों? पूरे देश में जितना भी टैक्स के नाम से पैसा आ रहा है, जितना भी गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आ रही है मनी की, उसको वो कैसे सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये डिसीजन, कहां कहां से पैसा आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे किस हिसाब से सेंटर और स्टेट में बांटेगी। सारे स्टेट, अरे किसी स्टेट से 10 करोड़ आ रहे हैं तो उसको 10 करोड़ नहीं देते, ये किसी को कम भी दे सकते हैं, किसी को भी ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये सारा डिसीजन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और फंड्स अमंग द सेंटर एंड स्टेट, ये मैटर किसका है? फाइनेंस कमीशन का। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 280 में। 5 साल का टेन्योर होता है, एक हेड बनाया जाता है जिसे चेयरमैन बोलते हैं। इस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी एट प्रेजेंट 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया है हिंदुस्तान में, 15वां फाइनेंस कमीशन। टेन्योर याद कर लो, 2021 से 2026, और इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट करे हैं? बाय द प्रेसिडेंट। क्या नाम है उनका चेयरमैन का? अरे जल्दी बोलो, एट प्रेजेंट करंट अफेयर। एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। ये स्टोरी क्लियर हो गई। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, संविधान में लिखा हुआ है तो इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चिराग गुप्ता याद हो गया? भाई आवाज नहीं आ रही आज, क्या बात है? दीपांशु, आसिफ? यस सर। हाँ भैया। हाँ, आगे चलेंगे बच्चों। यूपीएससी अगले क्वेश्चन पर चलेगा। यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। अरे एनुअल रिपोर्ट किसको देगी? पूरी क्लास ही ना? प्रेसिडेंट। नहीं, मैंने भी, अरे एक्चुअली सर यूनियन होम मिनिस्टर। हाँ, अभी मैंने बताया बीच में होम मिनिस्टर, एक्चुअली में इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है, सिग्नेचर प्रेसिडेंट के हो रहे हैं, लेकिन इसे किसको डायरेक्टली किसको अप्रोच करना पड़ता है यूपीएससी को? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर को। अरे आजकल यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, नाम बता दो जरा। अमित शाह। अमित शाह। बढ़िया, आगे चलेंगे जी। द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस
अरे वही अभी जो यूपीएससी बोला है वही तो है। उसमें जितनी भी पोस्टें होती हैं वो क्या है, ऑल इंडिया सर्विस अपॉइंटेड अंडर द सिग्नेचर ऑफ, अभी बताया था जितने भी आईएएस आईपीएस आईएफएस जितने भी सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी के एग्जाम के द्वारा, उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के। यूपीएससी सीधा किसको किसको रिपोर्ट करता है अपनी सारी बातों को लेकर? होम मिनिस्ट्री को। यूपीएससी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर, अरे बोलो ऑल यूपीएससी इंडियन सर्विस। सर्विसेज। भैया। नहीं ऑल। ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विसेज दोनों ही आएंगे जी। स्टेट में अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है और वो एग्जाम कंडक्ट करता है और ऑफिसर्स को उसी स्टेट में, वो स्टेट से बाहर नहीं जा सकते। पीसीएस का ना। हाँ पीसीएस बोलते हैं, बिल्कुल जी। फाइनेंस कमीशन इज तो कॉन्स्टिट्यूटेड। ये यूटीज में भी होता है जी, दोबारा है, बोलो। यूटीज में भी होता है पीसीएस। यूटी में पीसीएस नहीं, डिपार्टमेंट। नहीं बिल्कुल नहीं होता। यूटी में जो पोस्टें होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कंट्रोल कर रहा है तो वहां अलग से डिपार्टमेंट बनाने की परमिशन नहीं है इस तरह का। पीसीएस पीसीएस सिर्फ स्टेट्स में कंट्रोल होता है। क्लियर है बच्चे? कंडक्टेड बाय द स्टेट नॉट बाय द यूटी। ओके सर। यूटी की पावर्स कम है, उसे सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जितने भी यूटीज हैं। आगे चलेंगे। फाइनेंस कमीशन, अरे अभी बताया था, दोबारा बोलो। फाइनेंस कमीशन हिंदुस्तान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा है? ही ना 280। 280। फाइनेंस कमीशन का टेन्योर बताओ, बहुत सारी बातें पूछ रहा हूँ। 5 years। 5 ईयर। हिंदुस्तान में अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? वो पूछेगा ऑप्शन 10वां 12वां 15वां 18वां। 15th। 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। टेन्योर पूछेगा 15 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर क्या है? 2021 to 2026। 26 से टेन्योर है। और इसके चेयरमैन 21 से 26 तक के लिए चेयरमैन हमने किसको किसको इलेक्ट करा है? NK सिंह। एनके सिंह। कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन को ऑफ फाइनेंस कमीशन? प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। एवरी 5 ईयर, तो 5 साल आपने याद कर लिया। टर्म ऑफ कंट्रोलर, अरे कैग याद कराया। पहले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नाम बता दो एट प्रेजेंट। अरे नाम बता दो। GC मुर्मू। जीसी मुर्मू। ये हिंदुस्तान में 14th कैग है। 14 वाली बात पेपर में आएगी नहीं। और टेन्योर इन सबका क्या होता है बच्चों? 6 साल और 65 साल, 6 इयर्स और Whichever is less। whichever is less। बढ़िया, ये डिस्कशन में कर चुका हूं। तो बच्चों एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? सबको मालूम है, आजकल वेंकैया नायडू इस सीट पर हैं। अरे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल बोले तो लोकसभा, लोकसभा की हेड सीट पर कौन होता है? स्पीकर। आजकल कौन है स्पीकर? नाम भी याद करते जाओ जी। ओम बिरला। ओम बिरला। फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आंसर कौन सा है? 4th वाला। आजकल कौन है अटॉर्नी जनरल? नाम भी बताते जाओ। वेणुगोपाला। के वेणुगोपाला। और डी में क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंपॉर्टेंट लीगल केसेस। ये बात हो रही है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। ये कौन है आजकल? तुषार मेहता। तुषार मेहता। द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ। अरे सीएम की भी बात हो रही है। हिंदुस्तान की सारी स्टेट्स एंड यूटी के हेड सीएम वो भी शामिल है इसमें। क्या है ये? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हाँ बोलो। ये जोनल काउंसिल काउंसिल क्या होता है? ऑप्शन सी। अरे जोन, हर स्टेट में ना बहुत सारे जोन बनाए जाते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो कोई बताएगा दिल्ली में कितने जोन है? 7। नहीं नहीं, 5। 5 जोन है दिल्ली में। दिल्ली में जो जमीन की वैल्यू है वो जोन वाइज डिसाइड होती है। कैटेगरी 1 2 3 समझना आ रहा हो तो कैटेगरी ए बी, ए की जमीन सबसे ज्यादा महंगी क्योंकि वहां पर जोनल काउंसिल ने डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कर रखे हैं। बी में डेवलपमेंट उसके कंपैरिजन में कम होती है। अरे जमीन की वैल्यू जब ये जोन डिसाइड करता है तो इसे रिटेबल वैल्यू बोला जाता है। अलग अलग जोन बनाए जाते हैं, उसकी काउंसिल बनाई जाती है, उस एरिया को डेवलप करने का काम होता है। अरे बात समझ, जिसके बेसिस पर हाउस टैक्स लगता है, मकान की रिटेबल वैल्यू डिसाइड होती है और कल को गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो उस रिटेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग पेमेंट करती है। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? ये जोनल काउंसिल स्टेट का मैटर है या यूटी का मैटर है? सर जोन और वार्ड पे कुछ डिफरेंस होता है या दोनों एक ही होते हैं? वार्ड, अरे
अब म्यूनिसिपैलिटीज के जब इलेक्शन होते हैं तो वो वार्ड वाइज होते हैं, वो वार्ड वाइज होते हैं। वार्ड और छोटा इलाका हो गया, जोन थोड़ा बड़ा इलाका हो गया। अरे क्लियर है बच्चे? यस सर। तो नेशनल, देखो दोबारा आ गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या शामिल है? ये कंट्री के लेवल पर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें हिंदुस्तान की सारी स्टेट्स और यूटीज के सीएम, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो देश की डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं और फिर प्रोग्राम बनाते हैं। दो स्टेट्स में आपस में कैसे ट्रेड मोटिवेट हो, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई भी गुड्स कैरी होता है तो उस पर टैक्स का रिलैक्सेशन कैसे किया जाए बॉर्डर पर, ये सारे डिस्कशन कहाँ पर होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। अरे जैसे कभी कभी रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में पीछे मैंने बताया था कावेरी रिवर का झगड़ा दो स्टेट्स के बीच में बहुत सालों से चल रहा है। स्टेट कौन सी है बच्चों? तमिलनाडु है? बोल ही नहीं रहा कोई भी। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये इस तरह के मुद्दों को, डिस्प्यूट को सेटलमेंट सबसे पहले तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में करने की कोशिश की जाती है। वहां मैटर सॉल्व ना हो तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज ए, अरे कौन बताएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज नॉन ए, पॉलिटिकल बॉडी। बढ़िया ये बढ़िया बात है भैया। ये अंग्रेजों के जमाने की बात हो रही है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये वो आदमी है जिसने म्यूनिसिपैलिटीज को प्रमोट किया था इस दुनिया में सबसे पहली बार। कोई बताएगा? जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में आज म्यूनिसिपैलिटीज का काम चल रहा है, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन चलते हैं, उस आदमी की वजह से हमने म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर अलग से शेड्यूल बना दिया। कौन बताएगा? लॉर्ड 1882 में लॉर्ड रिपन ने सेल्फ गवर्नेंस की बात बोली थी और कहा लोकल एरिया के लोग अपने एक प्रतिनिधि को चुने। ध्यान से सुनना, मैं बात थोड़ी पंचायत वाली बता देता हूँ। 1882 में लॉर्ड रिपन में, गांव की बात करता हूँ पहले, गांव में कहा कि गांव में 50 लोग हैं, झगड़ा होता है, 100 लोग हैं, 200 लोगों का गांव में झगड़ा हो जाए तो तुम उसका फैसला कैसे करोगे? तो तुम 5 पंच चुन लो। हिना मेरी बात समझ में आ रही है? 5 लोगों को चुन लो पूरे गांव को कहा। उसे बोला गया 5 लोगों को चुन लो, वो 5 लोगों में से एक हेड होगा, इसे बोला जाएगा सरपंच। जल्दी बोलो मैंने क्या बोला है? सरपंच, हेड ऑफ पंचायत। हाँ बिल्कुल। और उस जमा 1882 की बात करी और फिर कहा कि जो भी छोटे मोटे झगड़े होंगे वो गांव में अपने लेवल पर ही सॉल्व करेगा ये सरपंच। ये गांव की बात मैंने बोली है। ऐसी शहरों में साफ सफाई और सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी बनाई गई जिसे आज हम म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। और कहा वो जिस इलाके के लोग हैं उन्हीं में से ये खड़े हो जाए इलेक्शन में, वो जीत जाए और वो उस सिस्टम को सारे को देखे वहां पर। लॉर्ड रिपन ने खेल शुरू करा था जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। बोले तो लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत सिस्टम इन इंडिया 1882 में इंट्रोड्यूस हो रहा है। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन। हिना याद हो गया? यस सर। सर हाँ बोलो बच्चे। ये जो हिंदुस्तान के जनरल आते थे, वाइसरॉय एंड जनरल, इनके नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगता है? पार्लियामेंट में जो भी बंदा ब्रिटेन में पार्लियामेंट में इलेक्ट होता था उसके नाम के आगे रिस्पेक्ट के लिए, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के आगे क्या लगा रहे? महामहिम। ऐसे ही वहां पर रिस्पेक्ट के लिए क्या लगाते थे? लॉर्ड। और लॉर्ड का हाँ भगवान होता है ना सर? भाई लगाते। अरे एक बात बताओ, पुराने जमाने में हमारे राजा अपने आप को टाइटल दे रहे हैं महाराजा धीराज, और कुछ लोग तो अपने आप को, अरे मैंने पीछे बताया, टाइटल दिया जिंदा पीर। अरे राजा लगाते ही थे टाइटल पुराने जमाने में, जिंदा पीर। कोई कह रहा है, अरे पीछे बताया मैंने आपको, अरे याद आ रहा है, दीने इलाही अकबर। अब देखो राजा की बात नहीं कर रहे, मैं बातें बता रहा हूँ। तो टाइटल लगाने की परंपराएं तो चल ही रही है। तो अंग्रेजों के यहाँ रिस्पेक्ट के लिए लॉर्ड वर्ड लगाना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो वहां पार्लियामेंट में आ जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाता है बच्चों? वॉइसराय तो कंपलसरी है, जब तक वो पार्लियामेंट में रहेगा नाम के आगे वॉइसराय रहेगा। लॉर्ड रिस्पेक्ट के लिए बोल रहे हैं। तो लॉर्ड रिपन की बात कर रहे हैं जी। अच्छा यहाँ लॉर्ड मायो का नाम आ रहा है, इसके बारे में कोई बताएगा कुछ? ये 1869 की बात हो रही है। लॉर्ड मायो हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, इन्होंने हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बातें करी, वकालत करी कि अगर हिंदुस्तान से ड्रेन ऑफ वेल्थ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना है, तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना होगा।
अरे आपको पता होगा हिंदुस्तान में रेलवे, अरे रेलवे वाली बात बताना 12th वाले बच्चों। रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स इन 50s। 1850। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बूस्ट करने का इन फादर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मायो, 1869 में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे। 69 से 72 तक थे हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। यहाँ एक और नाम चल रहा है आचार्य, देखो बोलने के लिए इतना कुछ है कि एक ही सब्जेक्ट पर जितना मर्जी चलता रहे। यहाँ देखो नाम चल रहा है आचार्य विनोबा भावे, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट चलाया था, नाम था भूदान आंदोलन। अरे नाम बताओ क्या था? भूदान भूदान आंदोलन आंदोलन। और इस छट गया था। भूदान आंदोलन के चलते हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गया था। आगे चलेंगे, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन इंडिया। अब यहां पर बात चल रही है महात्मा गांधी की, तो बता दो फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश। अरे पूरी क्लास हिना याद करा है बच्चों? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। और पाकिस्तान के भी बता दो फादर ऑफ नेशन इन पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम भी बोला जाता है। आगे चलते हैं जी। महात्मा गांधी का मैंने बर्थ बता दिया और डेथ भी बता दिया। अरे बर्थडे बताना महात्मा गांधी का, 2 अक्टूबर, पूरी बात बोलना, 18। 69 और डेथ भी बता दो, 30 जनवरी 1948। 1948। पंचायती राज, पंचायती राज हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। वैसे तो पंचायती राज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कब शामिल किया गया? कोई बच्चा बता सकता है पंचायती राज हिंदुस्तान में कब शामिल हो रहा है? बोलो जी। 1992, 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। और एक चैप्टर लिखा जा रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? 11 शेड्यूल। बच्चों यहाँ एक बात और बोलूंगा, 73rd अमेंडमेंट जब चल रही है तो एक और बात बोलूंगा, 1992 में उसी वक्त पार्लियामेंट में 2 चैप्टर लिखेगा एक साथ। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक चैप्टर 11, एक चैप्टर 12। 11 शेड्यूल रिलेटेड टू, अरे जल्दी बोलो, 11 शेड्यूल रिलेटेड टू, हिना सामने लिखा हुआ है पंचायती राज। अरे 11 शेड्यूल Yes, किससे sir. रिलेटेड है? पंचायती राज। पंचायती और राज। 12 शेड्यूल रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। अच्छा 12 बात पूरी बोल देता हूँ यहाँ। 12 शेड्यूल 74th अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट याद कर लो, 74th अमेंडमेंट 1992 रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज लोकल बॉडीज। 73rd अमेंडमेंट 1992 में 11 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पंचायती राज। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज दोनों 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74, एक को लेकर 11 चैप्टर लिखा जा रहा है, 11 शेड्यूल, एक को लेकर 12 शेड्यूल लिखा जा रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? अनन्या, अनन्या, यस सर। पंचायती राज सिस्टम अडॉप्टेड। बोलो जी, पंचायती राज। हिना, Decentralize the power of yes, democracy. decentralize the power of democracy. पंचायती राज was started in country in पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, लेकिन देखो सबसे पहले किसने करा था? अरे जल्दी बताओ, भी मैंने बताया, लॉर्ड Ripon. लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। ईयर बताया था मैंने, कोई बता सकता है? 82. 82 में उन्होंने वकालत कर दी थी इस बात की। और आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की वकालत करी और कहा गांवों में पंचों का चुनाव करो और छोटे छोटे मुद्दे अपने आप सॉल्व करो। कब? 19 सर ये पहले हो ही गया था, तो फिर से क्यों आ रहा है बाद में 1992 में? कानून नहीं, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, कानून का कार्यक्रम कब से आ रहा है? 1992 से। लॉर्ड रिपन ने खेल शुरू करा। कब शुरू करा? 1882 में। उन्होंने गांव में कहा जाके कि भैया गांव में लोग झगड़ा करते रहते हैं, तो उनको कहा भैया तुम अपने लोगों में से एक हेड का चुनाव करो, 5 लोगों को चुनो जिनमें से एक सरपंच होगा, छोटे छोटे फैसले करेगा। लेकिन कानूनी मान्यता नहीं थी, कानून की तरफ से नहीं था कुछ भी, ताकि वो, अरे ऐसे समझो ना, आपके घर में कोई झगड़ा हो जाए तो आप लोग अपने में से किसी एक को हेड मान लेते हो और फिर जो वो कहते बात खत्म। तो ऐसे ही लॉर्ड रिपन ने खेल शुरू करा था, लेकिन बाय लॉ परमिशन नहीं मिली है, कोई एक्ट नहीं बना है।
और आज़ादी के बाद इसी बात की वकालत करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में कि गांव में हर हर गांव अपना एक सरपंच। सरकार मान्यता नहीं दे रही, सरकार कह रही तुम चुनो और छोटे छोटे झगड़े अपने गांव में बैठ के सॉल्व करो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 इसको लीगल लीगल अमली जामा पहना रहा है। बात समझ में आ रही है आसिफ? 1992 73rd एंड हाँ भैया। 74th। हाँ भैया। दीपांशु ये बात क्लियर हो गई बच्चे? यस सर। लेकिन क्या होता है जब कोई प्रधानमंत्री देश का 59 में उसने किसी गांव में जाके बात बोल दी, तो वो बड़ा आदमी जब कोई बात को बोलता है तो पूरी कंट्री में उसे एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे अरे ऐसे समझो ना, किसी ब्रांड एम्बेसडर को कोको कोला की बोतल हाथ में और फोटो खींच के लगा दो तो करोड़ों रुपए की सेल बढ़ जाएगी ना। तो इसीलिए ये बात याद कराई जा रही है कि इस आदमी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में पंचायती राज को जब प्रमोट करा तो पूरी कंट्री में ये सिस्टम बन गया कि लोग अपने गांव में किसी आदमी को चुनने लग गए और छोटे छोटे मैटर्स के लिए वहां जाने लग गए और उसकी बात को मानने लग गए। इवन घरों में बंटवारा होता था ना, तो बंटवारे की सेटलमेंट पे भी उसके सिग्नेचर कराते थे और उसे मान लिया जाता था, जबकि वो कोई कोर्ट नहीं है, वो कोई लीगल ऑथराइज पर्सन नहीं है। बात समझ में आ रही है दीपांशु? यस सर। तो बच्चों यहाँ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? अभी मैंने पीछे बताया लोकल बॉडीज के इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। मेरी तरफ से लीगल एप्टीट्यूड का एरिया खत्म। अच्छा, 2 क्वेश्चन और बचे हैं जी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेट अप इन ए सिटी विद ए पॉपुलेशन लेस देन, बोलो जी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेट अप इन ए सिटी विद ए पॉपुलेशन, अरे यहाँ पर 10 लाख। हाँ 10 लाख से ऊपर वाला इलाका म्यूनिसिपल कमेटीज, और उससे कम आबादी है तो पंचायती राज, वो रूरल एरिया का कहलाएंगे। जल्दी से दीपांशु एक आंसर और बोल दो फटाफट। कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, झगड़ा हो जाए तो कहाँ जाएंगे? सबको मालूम है? नहीं नहीं, यहाँ क्या लिखा है? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं लिखी, यहाँ लिखा है नहीं सर, यूनियन कि लॉ प्रिवेल्स। सेंटर और स्टेट दोनों ही किसी सब्जेक्ट पे कानून बना रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, तो किसकी बात ज्यादा सुप्रीम मानी जाएगी? यूनियन लॉ, जो यूनियन लॉ बना है उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। अरे क्लियर है दीपांशु? यस सर। तो भैया अगली क्लास। हाँ दीपांशु। हाँ तो वैसे दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी होगी, कुछ अंदाज? किसकी? कहाँ की? दिल्ली। दिल्ली की पॉपुलेशन करीब करीब, एग्जैक्ट डाटा तो पॉपुलेशन सेंसस से आएगा, करीब करीब 2.25 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। ओके। अभी के लिए इतना बहुत बच्चों, जय हिंद। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ